नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज हम बात करेंगे चीन की। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार चीन के बारे में कहा था कि यह सोया हुआ दानव है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वह जागेगा तो संसार को हिला देगा। यह नेपोलियन बोनापार्ट की उक्ति है चीन के बारे में। जीएस विद जीडी में आज हम बात करेंगे चीन की। चीन में साम्यवादी व्यवस्था है, तो चीन के साम्यवाद ने एशिया में इस समय वैसी ही समस्या उत्पन्न कर दी है जैसी 1917 में सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना ने यूरोप के लिए जो समस्या खड़ी कर दी थी। बिल्कुल हूबहू वही समस्या इस समय एशिया में चीन के कारण उत्पन्न हो गई है। आज की परिस्थितियों में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से कुछ बातें ऐसी हैं जो कि चीन की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती हैं। क्यों हमें चीन की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में जानना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख शक्ति है चीन। दूसरा, साम्यवादी व्यवस्था का प्रतीक देश है चीन। तीसरा, साम्यवादी क्रांति का विशेष स्वरूप है चीन। और चौथा, साम्यवाद और आर्थिक उदारवाद के बीच का समन्वय जो होना चाहिए, इस समन्वय के साथ अग्रसर अगर कोई देश है तो वह है चीन। दरअसल चीन जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस संसार के परिप्रेक्ष्य में अदा करता है। पहली बात तो 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है चीन की। दूसरा, 1987 और 1992 में जब चीन ने परमाणु परीक्षण किया तो उसने वर्तमान समय में उसने परमाणु परीक्षण किया और वर्तमान समय में आर्थिक क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। और चीन एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है। समाजवादी व्यवस्था जो है चीन की 1990 तक सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के राज्यों और अन्य देशों में साम्यवादी व्यवस्था लागू थी 1990 तक सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में। हालांकि 1990 के बाद सोवियत संघ में इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के राज्यों ने साम्यवादी व्यवस्था अस्वीकार कर दिया, परंतु चीन आज भी उसी साम्यवादी व्यवस्था के सहारे आगे बढ़ रहा है। जिस साम्यवादी व्यवस्था को सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप ने अस्वीकार कर दिया, उसी साम्यवादी व्यवस्था के साथ चीन आज भी आगे बढ़ रहा है। अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उससे अक्टूबर 1949 की चीन की साम्यवादी क्रांति बिल्कुल ही अलग तरीके की है। यह जो क्रांति हुई है चीन में, यह रूस कहना नहीं ठीक है, बल्कि सोवियत संघ की क्रांति से बिल्कुल अलग है। यह जो क्रांति थी अक्टूबर 1949 की चीन की, यह मूलतः कृषक क्रांति थी। किसान लोग इस क्रांति के पर्याय थे और जिनका उदय हुआ औद्योगिक क्षेत्र के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए। तो जो चीन की क्रांति थी वह क्रांति जो औद्योगिक क्षेत्र के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चीन की क्रांति हुई थी। और चीन की क्रांति में एक नेता का बहुत ही बड़ा योगदान है जिसे कहते हैं माओ त्से तुंग। और वर्तमान समय में वही कार्य मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से चीन बहुत ज़्यादा प्रभावित है। चीन में
जनवादी लोकतंत्र की धारणा को अपनाया है चीन ने। जनवादी लोकतंत्र, ये शब्द थोड़ा सा नया है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र नहीं, जनवादी लोकतंत्र है। चीन ने जनवादी लोकतंत्र की धारणा को अपनाया है और यह पद्धति न तो पूरी तरह से जनवादी है और न ही पूरी तरीके से लोकतांत्रिक। तो कहने का मतलब यह है कि यह सर्वहारा समाज के अधिनायकत्व की जो मार्क्सवादी धारणा है, उस धारणा से भी यह सिद्धांत अलग है जो वर्तमान समय में चीन का सिद्धांत है। माओ के निधन के बाद, माओ मतलब माओ त्से तुंग के निधन के बाद पिछड़े 2.5 दशकों में, जो पिछले 2.5 दशक बीते, यानी कि सन 2000 से लेकर के अभी 2025 तक, या हम ये मान के चले 1992 से लेकर 2025 तक के दशकों में, चीन की जो अर्थव्यवस्था है और जो सांस्कृतिक जीवन में राज्य नियंत्रण से जो उसे मुक्ति मिली है और उदारवाद की दिशा में जो चीन ने आगे बढ़ने का कार्य किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन राज्य नियंत्रण से मुक्त होकर के उदारवाद को आगे लेकर के आगे बढ़ रहा है और वर्तमान समय का जो चीन है वह अर्थ प्रधान सभ्यता और संस्कृति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी कि वर्तमान समय का जो चीन है वह अर्थ को प्राथमिकता देता है, यानी कि आर्थिक उन्नति को वो प्राथमिकता देता है। जबकि अगर हम ध्यान दें तो जो थियानमेन चौक की घटना हुई थी 1989 में, तो थियानमेन चौक के नरसंहार के बाद चीन में मानवाधिकारों के हनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि चीन में मानवाधिकारों का गंभीर रूप से हनन हो रहा है और नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात जो है यह केवल एक बात भर है। वास्तव में ऐसा कोई स्पष्ट रूप से विलेख नहीं मिल रहा है जिसमें यह कहा जाए कि चीन में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है या लोकतंत्र नहीं रह गया है। अब हम सोचते हैं कि चीन के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए। तो भारतीयों के लिए चीन का विशेष महत्व है। दरअसल भारत और चीन एशिया की जनशक्ति के हिसाब से बहुत बड़े देश हैं। अगर पहले नंबर पर चीन या भारत, या पहले नंबर पर भारत दूसरे नंबर पर चीन, यही एशिया में जनशक्ति के आधार पर दो बड़े देश हैं। और यदि ये दोनों देश, जब हम राजनीति को अगर परस्पर सहयोग करें, दोनों देश राजनीति में परस्पर सहयोग करें, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को भी हम बदल सकते हैं अगर भारत और चीन एक साथ आ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से या व्यवहार में भारत और चीन के जो संबंध हैं यह कभी कभी घनिष्ठ मैत्री की घोषणाओं से लबरेज हो जाते हैं। प्रधानमंत्री कभी चीनी राष्ट्रपति को अपने घर बुला लेते हैं, झूला झुलाते हैं, कभी उनसे मिलने चले जाते हैं। ये प्रधानमंत्री का मतलब भारत सरकार की नीति की बात हो रही है। तो भारत और चीन के संबंध कभी कभी घनिष्ठ मैत्री वाले, कभी कभी मैत्री के कमजोर होने और कभी घोर अमैत्री मतलब दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगेंगे इस प्रकार का, और कभी कभी फिर से मैत्री की ओर बढ़ने वाला नजर आता है। मतलब कोई स्पष्ट नीति भारत सरकार की चीन को लेकर के नहीं अभी तक बन पाई है कि चीन के साथ हमें मैत्री रखनी है अथवा चीन के साथ हमें शत्रुता रखनी है। चीन और भारत ये दो ऐसे देश हैं जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं दोनों देशों की लगभग एक जैसी ही हैं। जैसी भारत में समस्या है वैसी ही चीन में समस्या है। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, ये भारत के लिए भी समस्या है, चीन के लिए भी है। निर्धनता भारत के लिए भी समस्या है, चीन के लिए भी है। अशिक्षा भारत के लिए भी समस्या है, चीन के लिए भी समस्या है। और इन गरीबी, बढ़ती जनसंख्या और अशिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी ये है कि चीन और भारत एक साथ आते। दुर्भाग्य से
चीन जो है इन सब समस्याओं से पहले निजात पा रहा है और भारत इस मामले में थोड़ा सा पीछे है। और चीन में जो जनसंख्या विस्फोट की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति पर चीन ने रोक लगा दी और रोक लगाने का नतीजा ये हुआ कि चीन में वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर मात्र 0.57% है। चीन ने जनसंख्या वृद्धि पर बहुत तेजी के साथ रोक लगाई और चीन अगर देखेंगे तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। कोरिया की सीमा पर जो फालू नदी है, फालू नदी से लेकर के वियतनाम की सीमा पर स्थित पेलुम नदी तक इसका विस्तार है और इसके दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो कि भारत के उत्तर में है और इसके उत्तर पूर्व में यानी कि चीन के उत्तर पूर्व में स्थित देश रूस है। हिमालय पर्वत चीन को भारत, भूटान, नेपाल से अलग करता है, यानी कि हिमालय पर्वत चीन के लिए भारत, भूटान और नेपाल की सीमा है और चीन की राजधानी बीजिंग है। ये हम चीन के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। चीन का क्षेत्रफल लगभग 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी हम ये कह सकें कि मोटी मोटा 96 लाख वर्ग किलोमीटर चीन का क्षेत्रफल है। कुल 22 प्रांत हैं चीन में, 5 स्वायत्तशासी क्षेत्र हैं, 4 नगर पालिका क्षेत्र हैं और 2 विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं। और चीन जो है यह ताइवान को अपना 23वां प्रांत मानता है। यद्यपि ताइवान इस बात को लेकर के हमेशा इनकार करता रहा है कि वह चीन का प्रांत है, लेकिन चीन उसे लेकर के अपना ये दावा करता है कि ताइवान चीन का 23वां प्रांत है। चीन एक बहुजातीय देश है, यानी कि बहुत सारी जातियां उसमें निवास करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से हान अथवा चीनी लोग ज़्यादा प्रमुखता से पाए जाते हैं। उन्हें हान संप्रदाय के लोग कहते हैं या चीनी संप्रदाय के लोग कहते हैं। लगभग 92% आबादी चीन की जनसंख्या में वह हान जाति की है और हान जाति के अलावा चीन में मंगोल, हुई, तिब्बती, कोरियन और मंचू जातियों के भी लोग पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा मंदारिन है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जबकि मंदारिन के अलावा चीन में 150 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ की 75% आबादी साक्षर है, यानी कि चीन की साक्षरता दर लगभग 75% के करीब है। यह तो हमने आपको कहानी बताई चीन की, और चीन को आज़ादी कैसे मिली या चीन कैसे यहाँ तक पहुँचा, इसकी कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।